हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग्स पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 10। इससे पहले इस कहानी के 9 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। नील ने भी दादाजी की तरफ देखा और कहा कि आप ही बुला दीजिए ना दादाजी अपने बेटे को। दादाजी ने भी अब तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि यार, एक ही घर में रहते हो तुम दोनों, मगर अपने पापा से बात नहीं करते हो। कैसे बेटे हो तुम दोनों। नील बोलता है कि बस ऐसे ही है, क्या करें दादाजी, अब झेल लो ना हमें। आगे से जब भी बच्चा पैदा करोगे ना तो फिर याद रखना, ऐसे बच्चों को आपको बिल्कुल भी पैदा नहीं करना है। तो चलिए अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। दादाजी ने भी संजय को आवाज लगाते हुए कहा कि संजय संजय आ जाओ, वरना ये पिट जाएंगे मेरे हाथों से दो के दोनों। संजय भी अब अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आने लगता है। रुद्र और नील दोनों ही आंखें फाड़े बस संजय को ही देखे जा रहे थे। दोनों की आंखें तो अपने पापा से हट ही नहीं रही थी। संजय की फिटनेस आज भी एकदम कमाल की थी। उसने भी ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, आंखों पर नजर का हल्का सा चश्मा लगाया था, हाथों में वॉच। दिखने में नील का बड़ा भाई लगता था। वैसे भी नील बिल्कुल अपने पापा पर ही किया था। रुद्र ने भी हल्का सा चेहरा घुमाकर नील की तरफ देखा और नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों ही अब आंखों में अपने पापा की तारीफ कर रहे थे। और तभी दादाजी ने कहा कि अब चले। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर थोड़ी देर के बाद सब प्रताप हाउस के बाहर आ गए थे। रुद्र ड्राइव कर रहा था, नील आगे बैठा था। संजय और दादाजी पीछे हमेशा की तरह आराम से बैठे थे। संजय के चेहरे पर काफी ज्यादा उदासी थी, पता नहीं वो कब से नहीं मुस्कुराया था। और दादाजी को यही बात बहुत ज़्यादा खलती थी, उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और तभी नील ने भी फ्रंट मिरर में संजय की तरफ देखते हुए कहा कि संजय के पिताजी, आज तो आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। दादाजी को समझते देर नहीं लगी कि नील उसकी नहीं बल्कि संजय की बात कर रहा है। और तभी रुद्र भी बहुत प्यार से बोलता है कि हाँ हाँ दादाजी, नील बिल्कुल सही कह रहा है, आप ना आज सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। दादाजी ने भी हंसते हुए कहा कि मेरी तारीफ तुम घर में पहले ही कर चुके हो, समझे तुम दोनों। अब जिसकी भी करना चाहते हो ना उसकी कर सकते हो। नील भी बोलता है कि अरे आपकी ही तो करना चाहते हैं दादाजी, और किसकी करेंगे, और आपकी ही तो तारीफ कर भी रहे हैं। बाकी किसी को वहम हो जाए तो फिर अब इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं, क्यों रुद्र, सही कह रहा हूँ ना। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने भाई को एक हाई फाई दे दिया। ये सुनकर संजय के होंठों के कोने भी एकदम से बराबर के मुड़ गए थे, लेकिन दिल में हल्की सी खुशी भी आ गई थी। दादाजी बोलते हैं कि एक ये रुद्र है जो सबसे तो अकड़ कर बात करता है, किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। और तुमसे इतने प्यार से बात क्यों भाई, क्या बात क्या है रुद्र, क्या हमारे अंदर कांटे लगे हैं क्या, जो तू हमें सीधा जवाब भी नहीं देता है। रुद्र बोलता है कि अरे दादाजी, आप तो फिर से शुरू हो गए, आप चाहते क्या हो, पार्टी में जाने से पहले ही मैं अपना मूड खराब कर लूँ, आपके साथ लड़ाई कर लूँ हमेशा की तरह। दादाजी ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनका रुद्र उनकी बात सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ एक होटल के लग्जरी कमरे में एक 25-26 साल का लड़का जो बाथरूम में बैठा हुआ था, उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। एक लड़की उसके बगल में ही खड़ी हुई थी जिसने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की भी थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोलती है कि आज तुम्हारी शादी हो रही और तुम यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है क्या। वो लड़का बोलता है कि शादी है, आज़ादी थोड़ी ना खत्म हो गई है मेरी, वैसे भी जिससे शादी कर रहा हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, बहुत ही ज़्यादा। खैर छोड़ो, तुम बताओ कल रात फ्री हो क्या। वो लड़की हंसकर बोलती है कि विराट, तुम भी ना ऐसे इंसान हो, कल तो तुम्हारी अपनी बीवी के साथ पहली रात होगी ना, और तुम मुझे कल के लिए पूछ रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम विराट। विराट भी पलट कर बोलता है कि ओ शट अप, मैंने कहा ना कि वो लड़की बेवकूफ़ है, उसकी छोड़ो, वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। तुम अपना बताओ, तुम्हारा कल का क्या प्लान है। वो लड़की भी अपने कपड़े पहनते हुए बोलती है कि जहाँ तुम कहो वहाँ मिलते हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त फ्री रहती हूँ। और तभी विराट के कमरे का गेट नॉक होता है। वो लड़की हैरानी से विराट को देखने लगती है। विराट बोलता है कि रिलैक्स। विराट भी उठकर कमरे के दरवाजे तक गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अशोक चौहान खड़ा हुआ था जो उसे गुस्से से घूर रहा था। विराट ने भी अपने पापा को घूरना इग्नोर कर दिया और फिर इधर उधर देखते हुए उनकी तरफ घूरने लगता है। अशोक चौहान ने भी अब गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है तुम्हें, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती
आती है तुझे, आज तुम्हारी शादी है और तुम। इतना कहकर अशोक की नज़र तभी कमरे में बेड पर बैठी उस लड़की पर जाती है। अशोक ने भी अगले ही पल अपने बेटे का चेहरा अपने हाथों में गुस्से से पकड़ लिया और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है कि अपनी अय्याशी कम कर दो, तुम बहुत ज़्यादा अय्याशी करने लगे हो तुम, वरना मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, समझे विराट? ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, सुधर जाओ सुधर। विराट बोलता है कि पापा आप परेशान मत होइए, मैं तैयार हो जाऊँगा और हाँ आप भी अच्छे से जानते हो ना कि ये मेरी ज़रूरत है, मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करके ही रहूँगा, मैं अपनी ज़रूरत किसी के लिए भी नहीं बदलूँगा, किसी के लिए भी नहीं। अशोक ने भी अपने बेटे का चेहरा दबाते हुए गुस्से से कहा कि अगर मिस्टर ओबरॉय को पता चल गया ना कि वो अपनी बेटी की शादी तुम जैसे इंसान के साथ कर रहे हैं जो इतना ज़्यादा चरित्रहीन है, तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा, क्या करेंगे मिस्टर ओबरॉय तुम्हारे साथ और साथ ही साथ मेरे साथ, जानते हो ना वो हमारे साथ शुरू हुए सारे प्रोजेक्ट से हाथ खींच लेगा और हमें दुनिया भर का नुकसान होगा। पता है ना तुझे, तुम जानते भी हो कि मिस्टर ओबरॉय कितने अमीर इंसान है, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है ना, इतना कि वो हमें दहेज भी दे रहे हैं, समझा तू? और तुम हो कि उन्हें की बेटी को ऐसे धोखा देने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? तो विराट बोलता है कि अरे पापा एक बात बताइए आप हमको, आपको क्या लगता है कि इतने अमीर बाप की बेटी है तो क्या वो सती सावित्री होगी? नहीं ना, तो फिर आप अपनी बेटी पर ऐसे लाज छंड क्यों लगा रहे हैं? उसने भी तो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अय्याशी की होगी, मैं भी कर रहा हूँ और इसमें गलत ही क्या है, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अशोक चौहान ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर विराट को डांटते हुए गुस्से से बोलता है कि चुपचाप से जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, समझे तुम? किसने क्या किया है ये मुझे नहीं पता है और तुम्हारे मुँह से तो मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ, समझ आई बात तुम्हें? लेकिन हाँ तुम एक बात हमेशा याद रखना कि मिस्टर ओबरॉय का परिवार अपने संस्कारों के लिए पहचाना जाता है, बहुत ही इज्जतदार परिवार है मिस्टर ओबरॉय का, समझ आई बात तुम्हें? उनके परिवार पर अगर गलती से भी कोई उंगली उठाएगा ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे तुम? और हाँ मेहरबानी करके इस शादी के बाद उस लड़की को कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, कभी भी उसके साथ कोई बदतमीजी मत करना, अगर उसने अपने पापा से शिकायत कर दी ना तो फिर मुझे और तुम्हें दोनों को ही खड़े खड़े बर्बाद कर देंगे मिस्टर ओबरॉय, समझा? इस बार विराट भी थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि ठीक है पापा आप जाइए, मैं रेडी होकर अभी आ जाऊंगा। अशोक भी वहां से चुपचाप गुस्से से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि विराट को भी डर लग रहा था। वो कॉरिडोर में चलता हुआ खुद से ही बड़बड़ा रहा था कि इतनी मुश्किल से तो इतना अमीर रिश्ता हाथ लगा है, मेरे लड़की में भी कोई कमी नहीं और ये गधा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ बर्बाद कर देगा, मेरा बिजनेस भी चौपट में कर देगा। इधर दूसरी तरफ किट्टू उसी 5 स्टार होटल के किचन में काम कर रही थी। तभी एक लड़की आकर बोलती है कि किट्टू जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ ना, बहुत सारा काम है, मेहमान लोग आने ही वाले होंगे, थोड़ी ही देर में फंक्शन भी शुरू हो जाएगा। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर जल्दी से काम करने लगती है। किट्टू वहाँ पर चेफ नहीं थी बल्कि स्टाफ कम होने की वजह से उसे हायर किया गया था, क्योंकि आज फंक्शन था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए ज़रूरत था। जो जो अब चेफ कहता था किट्टू वो सारा काम करती चली जा रही थी और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। किट्टू ने भी अपना फ़ोन रिसीव किया तो सामने से किसी औरत की आवाज़ आती है कि किट्टू बेटा आराम से काम कर लेना, तुम्हारी माँ को मैंने दवा देकर आराम से सुला दिया है, कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम किट्टू बोलती है कि थैंक यू माई, आप होना तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, आप हैं तो मैं ये जंग जीत भी रही हूँ, वरना कब की हार जाती मैं इस जंग को। माई बोलती है कि कोई बात नहीं किट्टू बेटा, इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना, और फिर तू तो मुझे माई बोलती है ना, और एक बात याद रखना महादेव कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं अपने बच्चों को, किसी न किसी को हमारे पास जरूर भेज देते हैं हमारी मदद के लिए, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, जब तक तुम नहीं आओगी ना मैं तुम्हारी माँ के पास ही रहूँगी, यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। लेकिन बेटा रात को नौकरी मत किया करो तुम, लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता है रात की नौकरी। किट्टू बोलती है कि माई नौकरी नहीं करूँगी तो फिर हम माँ बेटी खाएंगे क्या, कौन हमें खाना देगा, आप फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, यहाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप ना मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, आप बस माँ के पास रहना। अब मैं रखती हूँ फ़ोन, मुझे बहुत सारा काम करना है। इतना कहकर किट्टू ने भी जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया और फिर से काम में लग जाती है। इधर दूसरी तरफ नील ने भी गाड़ी 5 स्टार होटल के बाहर आकर रोकी थी। नील, रुद्र, दादाजी और संजय चारों ही अब गाड़ी से नीचे उतरते हैं। नील बोलता है कि शादी किसकी है? रुद्र ने भी थोड़ा सा हैरानी से कहा कि किसकी होगी, मतलब पापा का कोई बिजनेस पार्टनर है अशोक चौहान, उसी के ही बेटे
बेटी की शादी हो रही है। नील ने फिर से रुद्र की तरफ देखा और पूछा कि और उसकी शादी किससे हो रही है। तो रुद्र भी थोड़ा सा हैरान होते हुए और इरिटेट होते हुए बोलता है कि तेरी होने वाली बीवी से, लेकिन गलती से वो इस मंडप में आकर पहुंच गई। नील ने भी हंसकर कहा कि अच्छा मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। नील और रुद्र दोनों ही अब संजय और दादाजी के साथ अब होटल के अंदर आ जाते हैं। चारों ही बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। चारों ही एक साथ सिटिंग एरिया में आकर बैठे हुए थे और तभी नील ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर रुद्र के कान में धीरे से कहा कि रुद्र मुझे ना बहुत जोर से आई है यार, कुछ तो आइडिया बता। तो रुद्र ने भी 99 डिग्री में अपनी मुंडी घुमाई और बोलता है कि कमाल है, कमाल करता है यार तू भी। अभी के अभी घर से आ रहे हैं हम और तुझे अभी से ही सुसु आ गई। खैर छोड़, चल चलते हैं। इतना कहकर दोनों ही अब अपनी चेयर से उठे और वहां से जाने लगे कि तभी दादाजी उन दोनों की तरफ देखकर बोलते हैं कि अब तुम दोनों कहाँ चल दिए। नील ने भी हल्का सा झुककर दादाजी की तरफ देखा और कहा कि संजय के पिताजी, नील को सुसु आई है, बस वही करने के लिए जा रहे हैं। रुद्र उसे सुसु कराने के लिए लेकर जा रहा है। इतना कहकर उसने भी अपने दादाजी की तरफ आंख मारी और फिर रुद्र के साथ हवा की तरह वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दादाजी ने भी अब संजय की तरफ घूर कर देखा तो संजय के होंठों के कोने फिर से मुड़ जाते हैं। दादाजी ने कहा कि संजय बहुत दिनों के बाद तुम्हें खुश देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे चेहरे पर खुशी देखकर। चेहरे पर खुशी आने ही नहीं देता है तू, कभी क्यों नहीं आने देता है अपने चेहरे पर खुशी। जानता हूँ कि तुम अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताओगे, लेकिन अपने पापा को तो बता सकते हो ना, मगर फिर भी नहीं बता पा रहे हो बेटा। संजय बोलता है कि छोड़िए ना पापा, दुनिया भर की टेंशन है आपके पास, बिजनेस की टेंशन, घर की टेंशन, बस इसीलिए छोड़िए ना आप, ज़्यादा फिक्र मत करिए मेरी। दादाजी ने कहा कि आज फिर से टाल देगा क्या तो संजय ने कहा कि जब आप जानते हैं कि मैं टाल जाता हूँ, आपको नहीं बताता हूँ, तो फिर आप पूछते ही क्यों हो। पूछूँ ना तो फिर क्या करूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है बेटा। दादाजी ने भी संजय की तरफ देख कर लाचारी से बोला। तो संजय ने फिर से एक गहरी सांस ली और बोलता है कि छोड़िए ना पापा, आप बेकार में ही टेंशन ले रहे हैं। और तभी वहां पर अशोक चौहान आता है और उसने संजय की तरफ देखा तो संजय अंदर तक एकदम से किलस गया था। उसने भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर हल्का सा मुस्कुराकर अशोक की तरफ देखकर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अशोक चौहान। अशोक भी आकर उन दोनों की टेबल के पास बैठ गया और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है अंकल कि आप आए हो और संजय भी आया है। संजय सच में तुम तो ना वादे के बहुत ही ज़्यादा पक्के हो। तीनों में बातें होने लगती हैं और इधर दूसरी तरफ रुद्र और नील दोनों ही कॉरिडोर में जा रहे थे। उन दोनों को बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कॉमन वॉशरूम नहीं मिल रहा था और दोनों ही एक एक दरवाज़ा खोलकर देख रहे थे और फाइनली उन्हें एक कमरे का गेट खुला हुआ मिल जाता है। रुद्र ने नील की तरफ देखा और कहा कि नील ये दरवाज़ा खुला हुआ है यार, चल इसी के अंदर चला जा तू। तो नील अभी जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था, वो भी अब जल्दी से उस कमरे के अंदर घुस जाता है बिना ये देखे सुने कि वो कमरा भी किसका है। रुद्र बाहर इधर उधर चक्कर लगाता हुआ उसका इंतजार कर रहा था। 5 मिनट बीत गए थे। रुद्र खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार लगता है पेट भी साफ नहीं है, इसका पेट भी खराब हो गया है, तभी तो 1 घंटा लगा रहा है। वो खुद में ही हंसने लगता है और फिर कुछ भी था, लेकिन नील के शहर आने से रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ गई थी। 15 मिनट बीत गए थे और फाइनली नील अब बाहर आता है। रुद्र ने नील की तरफ देखा और कहा कि क्यों भाई, अंदर भाभी मिल गई थी क्या जो इतना ज्यादा टाइम लगा दिया तूने। तो नील ने भी हंसकर कहा कि नहीं भाई, चुड़ैल मिल गई थी यार, तू चल वरना दोनों को ही पकड़ लेगी। चल चल जल्दी से अब हम चलते हैं, नहीं तो अभी वो पीछे से आती ही होगी, पापा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों ही भाई अब वहां से निकल कर बाहर आ जाते हैं। दोनों ने ही देखा तो अशोक चौहान संजय के सामने बैठा हुआ था और संजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि संजय को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। दादाजी वहां पर नहीं थे। नील और रुद्र दोनों ही आकर उस टेबल पर बैठ गए और अशोक चौहान ने नील की तरफ देखा और कहा कि अरे तुम तो नील हो ना, संजय के बड़े बेटे नीलकंठ प्रताप सिंह, बहुत बड़े हो गए हो अब तुम। तो नील बोलता है कि जी अंकल, सेकंड ऑप्शन ही नहीं था ना, इसलिए बड़ा तो होना ही था। अशोक भी हंसकर बोलता है कि तुम तो अपनी माँ की तरह ही हो, सॉरी सौतेली माँ की तरह हाजिर जवाब हो तुम। सौतेली सुनकर तो नील और रुद्र दोनों की ही आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया। दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, लेकिन दोनों ही अब स्थिति को देखकर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वहीं संजय भी काफी ज्यादा गुस्से में अशोक चौहान को ही देखे जा रहा था। अशोक चौहान संजय के गुस्से को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। उसे संजय को गुस्सा दिलाकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अशोक चौहान की बातों से एक बात साफ पता चल रही थी कि संजय की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे कहीं ना कहीं अशोक का ही हाथ था। कहीं ना कहीं अशोक को सारी चीजें पता है। तभी वहां पर एक वेटर गुजरता है तो अशोक ने भी उस वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया और फिर उसमें से एक ड्रिंक उठाई और फिर उसमें से 2 घूंट पीकर टेबल पर रख दिया और बोलता है कि एक बात कहूँ नील,
तेरे पापा और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, है ना संजय? हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि तेरे पापा मेरा जूठा भी खा लेते हैं, है ना संजय? इतना कहकर अशोक ने ड्रिंक का गिलास संजय की तरफ बढ़ाया और फिर संजय की आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया। संजय का तो मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अशोक का गला दबा दे। तो वहीं रुद्र और नील दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। रुद्र का तो पता नहीं, लेकिन नील बचपन से ही जानता था कि संजय किसी का भी झूठा नहीं खाता है। और आज अशोक के मुंह से ये सुनकर तो नील बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसे कहीं ना कहीं अशोक की बातों पर शक हो रहा था। अशोक ने भी संजय की तरफ देखकर एक बार फिर से ताने मारते हुए कहा कि संजय, दिलाओ ना अपने बच्चों को यकीन कि तुम मेरा झूठा भी खा लेते हो। बताओ ना अपने बच्चों के कि तुम खा लेते हो मेरा झूठा। हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है। संजय की मुट्ठी एकदम से गुस्से से कस गई थी। उसके पास अशोक की बात मानने के अलावा भी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने भी बिना ज्यादा सोचे समझे ड्रिंक का गिलास उठाया और फिर उसे अपने होठों पर लगाकर एक ही बार में खत्म कर दिया और फिर गिलास वहीं टेबल पर जोर से पटक दिया। ये देखकर तो नील और रुद्र दोनों ही काफी ज्यादा हैरानी से अपने पापा की तरफ देख रहे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा हैरानी से संजय की तरफ देखकर अपने आप समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सच है या फिर झूठ। संजय भी अपने बच्चे को नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी नजरें तो अभी अशोक चौहान पर ही टिकी हुई थी। और तभी अशोक ने भी हंसते हुए कहा कि तुम्हें पता है नील, बस इतना नहीं, मेरे और तेरे पापा की दोस्ती इतनी गहरी है कि अगर मैं तेरे पापा को अपने जूते के लेस बांधने के लिए भी कहूँगा ना तो वो भी आराम से बांध देंगे, है ना संजय? ये सुनकर तो नील और रुद्र दोनों की ही आंखें एकदम से गुस्से से लाल होने लगी थी। दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये सब हो रहा है वो झूठ है या फिर सच। जहाँ तक नील ने समझा था, संजय का धनराज के अलावा कोई भी दूसरा दोस्त नहीं था। और फिर ये अशोक चौहान कहाँ से आ गया? लेकिन अशोक चौहान की बातें कुछ और ही ज्यादा बता रही थी उन दोनों को। और तभी अशोक भी गुस्से से खड़ा हो गया और फिर संजय की तरफ देखकर बोलता है कि संजय चलो बताओ हमारी दोस्ती कितनी गहरी है। बताओ अपने बच्चों को मेरे जूते के लेस बांध दो ना, इन्हें भी तो पता चले तुम कितने अच्छे दोस्त हो मेरे। संजय गुस्से में अशोक की तरफ देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी एक रिक्वेस्ट भी थी, लेकिन अशोक उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान देकर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। संजय भी अपनी जगह से उठा और तभी नील ने भी धीरे से कहा कि पापा ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या रहे हैं आप? लेकिन संजय ने भी अपने बेटे की बात इग्नोर कर दिया और चुपचाप से सारे मेहमानों के बीच में आकर अशोक के जूते को लैश को बांधने के लिए नीचे झुकने लगा। लेकिन वो भी पूरी तरह से झुकता उससे पहले ही रुद्र ने संजय को रोक लिया और फिर अशोक की आंखों में देखकर गुस्से से बोलता है कि ऐसी कौन सी दोस्ती है आपकी जो अपने ही दोस्त को सबके सामने झुकने के लिए कह रहे हो आप? ये कौन सी दोस्ती होती है कि अपने ही दोस्त को हर किसी के सामने झुका दें? देखिए मिस्टर अशोक चौहान, आप दोस्त हैं पापा के, मेरे दोस्त नहीं है आप। अगर आपने गलती से भी मेरे पापा को सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश करी ना तो फिर आप जानते नहीं हो कि मैं क्या करूंगा आपके साथ, समझे आप? ये सुनते ही अशोक ने भी काफी ज्यादा गुस्से में संजय की तरफ घूर कर देखा तो संजय भी रुद्र को रोकते हुए बोलता है कि रुद्र, बड़ों से ऐसे बातें करते हैं क्या? अशोक मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, और तुम मेरे फ्रेंड से ऐसे बातें नहीं कर सकते हो। रुद्र ने भी हल्का सा पलट कर संजय की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि पापा आपकी इससे कितनी अच्छी दोस्ती है ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। आप बीच में मत बोलिए वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुस्से को आप भी देख लें। रुद्र ने भी फिर से अशोक की तरफ घूर कर देखा और कहा कि सुना आपने, अगर आपने मेरे पापा को बेइज्जत करने की कोशिश भी की ना तो फिर जो मैं करूंगा ना वो झेलने की औकात नहीं है आपकी, झेल नहीं पाओगे आप रुद्र प्रताप सिंह का गुस्सा, समझे ना अशोक चौहान? अशोक ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि संजय तुम्हारा रुद्र बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। और तभी नील भी हाथ बांधकर अशोक के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोलता है कि हाँ, बदतमीज तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, रुद्र से ज्यादा बदतमीज हूँ मैं अशोक चौहान। हम दोनों ही भाई बदतमीज हैं, तो फिर बेहतर यही होगा कि हम दोनों ही भाइयों से दूर रहो आप, समझे तुम? और आज के बाद मेरे पापा की इंसल्ट करने की सोची भी ना तो फिर तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि हम दोनों भाई क्या करेंगे तुम्हारा, समझ गए ना? अब निकलो यहाँ से, मेहमान बनकर आए हैं तो मेहमान बनकर यहाँ पर पार्टी अटेंड करने दो हमें, ज्यादा जुबान चलाई ना तो खींचकर हाथ में दे दूंगा, समझे तुम? अशोक चौहान भी गुस्से से दांत पीसता हुआ पैर पटक के वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते संजय की आंखों में गुस्से से घूर रहा था तो वहीं संजय की आंखों में भी अब काफी ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। संजय ने भी अशोक के जाते ही रुद्र को अपनी तरफ घुमाया और काफी ज्यादा गुस्से में लेकिन धीरे से कहा कि तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर, दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो तुम, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ऐसे बात करते हैं अपने बड़ों से? तो नील ने भी रुद्र की बाजू पकड़कर अपने पीछे किया और फिर संजय
संजय की तरफ देखकर बोलता है कि हो क्या गया है पापा, आपको क्या कर क्या रहे थे आप भूल गए हो कि आप संजय प्रताप सिंह हो। ऐसा कौन सा दोस्त है जो भरी पार्टी में आपको जूते बांधने के लिए कह रहा हो, सबके सामने आपकी इंसल्ट कर रहा हो, और अगर है भी तो फिर हमें आपका ऐसा दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बात याद रखना पापा, आप बेशक मैं और रुद्र आपसे नाराज हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन किसी ने भी आपको कुछ भी कहा ना फिर या फिर किसी ने भी आपकी इंसल्ट करी, आपके साथ जरा सी भी बदतमीजी करी ना, तो फिर मुझसे और रुद्र दोनों से ही बुरा कोई नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे हम दोनों बिल्कुल भी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों को कितना गुस्सा आता है। संजय तो भी अब अपने दोनों ही बेटे को देखे जा रहा था, जिनकी आंखों में एकदम से आग उबल रही थी। उसे तो लगता था कि सिर्फ रुद्र में ही इतना ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वक्त आने पर नील भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तभी संजय का फ़ोन वाइब्रेट होता है। संजय ने भी अपना फ़ोन चेक किया तो दोनों को देखकर गुस्से में बोलता है कि मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बेहतर होगा कि चुपचाप से वहाँ पर बैठकर पार्टी अटेंड करो, किसी से भी कोई भी उल्टी सीधी बातें कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से अपनी पार्टी एंजॉय करो। इतना कहकर संजय चुपचाप वहाँ से चला गया और उसके जाते ही रुद्र और नील दोनों ही टेबल पर आकर बैठ गए थे, लेकिन दोनों का ही दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब था। दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दोनों के कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, संजय मेरे लेस बांधो। दोनों ही बस एक साथ कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर में ही रुद्र बोलता है कि मुझे लगता है कि अशोक ने कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ ना कुछ तो इसका राज है, तभी पापा उसकी सारी बातों को मानते हैं, वरना धनराज अंकल से अच्छा दोस्त तो पापा का कोई है ही नहीं, धनराज अंकल ही उनके दोस्त हैं। नील बोलता है कि हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है रुद्र, मुझे भी तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं पापा की उदासी के पीछे अशोक चौहान का ही हाथ है, कहीं ना कहीं अशोक ने ही कुछ ना कुछ किया है हमारे पापा के साथ। दोनों ही भाई आपस में बातें कर रहे थे कि वहीं संजय भी अब उसी होटल के एक लग्जरी कमरे में खड़ा हुआ था। उसके सामने अशोक चौहान गुस्से से बैठा हुआ था, जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था, और उसके बिल्कुल बराबर में एक और आदमी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र करीब 50 से 55 साल के आसपास होगी। उसने भी 3 पीस सूट पहना हुआ था, चेहरे पर सफ़ेद सी हल्की सी दाढ़ी थी। संजय उन दोनों के सामने किसी गुनहगार की तरह चुपचाप से अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ था, और तभी अशोक ने भी अपनी वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और थोड़ा सा गुस्से से एटीट्यूड के साथ बोलता है कि तुम्हारे बेटे बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा जबान चलती है तुम्हारी दोनों ही बेटों की, अपने बेटों की जुबान पर लगाम लगाओ संजय, वरना मैं खुद लगाम लगा दूंगा तुम्हारे दोनों बेटों के। समझ आई बात तुम्हें? संजय कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो तो बस डरे के मारे सर झुकाकर खड़ा हुआ था, चुपचाप से खड़ा रहता है। और तभी उसके बराबर में बैठा हुआ एक आदमी बोलता है कि संजय तुम भी ना, मुझे पता नहीं क्यों तुम इतना ज़्यादा टॉर्चर सह रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा तुम टॉर्चर सहते हो यार, एक ही रात की तो बात थी, लेकिन तुम माने ही नहीं, और अब देखो ना अशोक तुम्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर करता है, कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझसे तो देखा ही नहीं जाता है तुम्हारा ये भोलापन। ये कहकर वो आदमी भी जोर जोर से हंसने लगता है, और तभी अशोक चौहान ने भी उस आदमी की तरफ हंसकर देखा और कहा कि अरे मेरे दोस्त सोमनाथ, तुम नहीं समझोगे इस बात को, पतिव्रता आदमी है ना ये, अपनी बीवी को ऐसे ही थोड़ी ना किसी के हाथों में दे देगा, बेचारा तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर ही तो झेल रहा है, कितना ज़्यादा परेशान रहता है और अकेले रहता है, इसने तो अपनी बीवी को खुद से दूर भी कर दिया है, मानना पड़ेगा इसे, सच में एकदम से पतिव्रता आदमी है, सच में प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है ये संध्या से। इतना कहकर वो दोनों ही आपस में हंसने लगते हैं। तो वहीं संजय ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और उसकी आंखों के एक कतरा आंसू बहकर बह गया था। अशोक बोलता है कि चल, जो तूने सबके सामने नहीं किया ना वो अब आकर कर दे, क्योंकि मेरे जूते के लैश तो अभी भी खुले हुए हैं ना, चल आ जा, तुझे माफ कर दूंगा मैं, मेरे जूते के लैश बांध। संजय ने भी अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि कुछ तो था उन दोनों के पास ऐसा कि जिसकी वजह से संजय को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे थे वो लोग, जिससे संजय को बहुत ज़्यादा डर लगता था। संजय भी लड़ नहीं पा रहा था उन दोनों से। वो 2 कदम आगे आता है और उसने अशोक के लैश को बांध दिया, और तभी अशोक ने भी वहां पर रखा हुआ वाइन का ग्लास उठाया और संजय के मुंह पर जोर से वाइन का ग्लास फेंक कर मार दिया। तो संजय ने भी हैरानी से अशोक की तरफ देखा तो अशोक भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि नजर नीचे, नजरें नीचे, तू कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, समझा? तू जानता है ना कि अगर तूने मुझे आंखें दिखाई ना तो फिर मैं क्या करूँगा, भांडा फोड़ दूंगा तेरा, समझा तू? तेरे बेटों ने मेरे साथ बदतमीजी की है ना, और अब इस बदतमीजी का हर्जाना तुझे देना होगा।
दूंगा, तुझे देना पड़ेगा इस बदतमीजी का हर्जाना 20% से ज्यादा। मतलब आज से तू मुझे अपनी कंपनी का 70% प्रॉफिट एक्स्ट्रा देगा, समझा तू? और अगर नहीं दिया ना तो तू जानता है ना कि मैं क्या करूंगा तेरे साथ। संजय काफी ज्यादा हैरानी से अशोक की तरफ देख रहा था और तभी सोमनाथ ने भी टिश्यू पेपर उठाया और संजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ले पूछ ले अपने मुंह को, और हाँ, अशोक की बातों को मत टाला कर, इसकी हर एक बात को मान लिया कर, क्योंकि अशोक ही है जिसकी वजह से तू सर उठाकर चल रहा है समाज में, समझा तू? वरना अब तक तो सुसाइड कर लेता तू, सुसाइड करने की नौबत आ जाती तेरी, समझ रहा है ना संजय की क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? संजय भी कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप से खड़ा रहता है, क्योंकि इसके पास तो अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और तभी तभी अशोक ने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि अब खड़ा क्यों है तू यहाँ पर मेरे सिर पर? आज के लिए इतना काफी है तेरे लिए, समझा? तू जा यहाँ से और अपने बेटे को अच्छे से समझा देना कि आज के बाद मुझसे ना उलझे नहीं, ना उल्टी बातें करे। मैं अगर उन्हें भी जूते बांधने के लिए कहूँगा ना तो वो भी आकर मेरे जूते बांधेंगे, समझ गया ना तू? चुपचाप से जाकर अपने दोनों ही बेटों को समझा देना। संजय कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है कि लेकिन तभी अशोक बोलता है कि सोमनाथ कुछ नज़ारे देखने हैं क्या? सोमनाथ ने भी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ, तेरी बेटी की शादी में तो थोड़ा सा अभी टाइम है ना, तो बता ना क्या नज़ारे दिखाएगा तू मुझे? और तभी अशोक ने कहा कि रुको संजय। संजय चलता हुआ एकदम से रुक जाता है। अशोक बोलता है कि संजय हमें देखो जरा, देखो हमें जरा। संजय ने भी पलट कर दोनों की तरफ देखा तो अशोक बोलता है कि संजय तुम्हारी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, याद नहीं है क्या तुम्हें, जिसमें तुम संध्या के साथ डांस कर रहे थे? चलो हमें नाच कर दिखाओ तुम, जरा हम भी तो देखे तुम कैसे मटकते हो। यह सुनकर तो सोमनाथ अब और भी जोर जोर से हंसने लगता है। तो वहीं संजय अभी भी चुपचाप से खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में पानी आ चुका था। पता नहीं वो कब से ये बेइज्जती को सह रहा था, कब से अशोक उसे ऐसे ही टॉर्चर कर रहा था। अशोक ने फिर से कहा कि कुछ कह रहा हूँ ना तुमसे, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? या फिर तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारी औकात क्या है? संजय की आंखों में फिर से आंसू आ चुके थे, लेकिन उसने अभी एक भी शब्द अशोक से नहीं कहा था। बस वो चुपचाप से उसके सामने खड़ा रहता है और अशोक की बातों को सुनता रहता है। अशोक ना जाने संजय को क्या क्या बोल रहा था। अशोक ने एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि चल चल नाच कर दिखा अभी के अभी हम दोनों को, समझा तू? और तभी सोमनाथ बोलता है कि अभी इसे कोई ड्रेस तो दे दे पहले, तभी तो नाचेगा, या फिर ये ऐसे ही सूट बूट में नाचेगा? अशोक ने भी हंसते हुए कहा कि अरे सोमनाथ क्यों नहीं, ये तो नंगा ही नाच लेगा। ये सुनकर तो संजय के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले, कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए। संजय की आंखों में बहुत ही ज्यादा पानी आ गया था, बस उसे रोना ही रोना रह गया था। वो बोलता है कि अशोक मैं अपने बच्चों को समझा दूंगा, वो तुमसे कभी भी आइंदा से बदतमीजी नहीं करेंगे, वो तेरे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। लेकिन अशोक के दिमाग में तो बस इस वक्त नील और रुद्र की बातें ही घूम रही थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे संजय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और संजय ने एक बार फिर से कहा कि अशोक प्लीज प्लीज मेरी बात को मान ले, प्लीज प्लीज ऐसा मत कर। मैं कह रहा हूँ ना कि आज के बाद रुद्र और नील तुझसे कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, तुझसे कभी भी कोई बदतमीजी भी नहीं करेंगे। लेकिन अशोक तो संजय की आज अच्छे से बेइज्जती करना चाहता था, लेकिन अब अशोक को ये बात नहीं पता थी कि उसका सामना अब संजय से नहीं रुद्र और नील से होने वाला था। अब अशोक की जिंदगी में नील और रुद्र ने एंट्री ले ली थी, अब तो उसका बुरा वक्त चालू हो गया था, इसीलिए वो इतना ज्यादा दहाड़ रहा था। अशोक फिर से अकड़ के साथ बोलता है कि चल बातें मत बना, समझा? तू नाच कर दिखा मुझे, चल शुक्र मना कि तुझे हम नंगा करके नहीं नचा रहे, चल जल्दी से नाच के दिखा अब, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। संजय उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि प्लीज अशोक, प्लीज मान जा यार, प्लीज अशोक, तू जो भी कहता है ना वो मैं सब कुछ करता हूँ। अशोक ने फिर से गुस्से से कहा कि कहाँ करता है तू, कहाँ करता है? मैंने तुझे कहा था ना कि एक रात के लिए संध्या दे दे मुझे, तूने दी नहीं दी ना, तो तू तो चला था पति परमेश्वर बनने के लिए, तो चल ना, अब जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीजें तुझे करनी पड़ेगी, चल नाच। और तभी बाहर से दड़ दड़ दरवाजा पीटने की आवाज आती है। संजय एकदम से घबरा गया था और तभी अशोक ने सोमनाथ से कहा कि देख जरा कौन है। सोमनाथ ने भी दरवाजा खोल कर देखा तो सामने रुद्र और नील दोनों ही खड़े हुए थे। सोमनाथ ने उन दोनों को देखा और रुद्र बोलता है कि अंकल आप सोमनाथ राठौड़ हो ना? सोमनाथ ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और रुद्र ने कहा कि हमारे पापा को देखा है क्या? सोमनाथ ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और दरवाजा अंदर से बंद करने लगा, लेकिन अगले ही पल नील ने जोर से दरवाजे पर लात मारता है, जिसकी वजह से दरवाजा पूरा खुल जाता है और दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में अब रुद्र और नील दोनों ही अंदर आ चुके थे। दोनों ने ही जब अशोक और संजय को ऐसे देखा तो दोनों की ही आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई थी। रुद्र से भी बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उसके पापा की आंखों में आंसू थे। संजय कभी भी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाता था, मगर आज वो इतना ज्यादा लाचार था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
थे रुद्र ने अगले ही पल अशोक के कॉलर को पकड़कर वहीं पर दीवार से लगा दिया और फिर देखते ही देखते 4-5 पंच उसके मुंह पर जोर से जड़ दिए। ये नज़ारा देखकर तो संजय की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। तो वहीं नील अशोक को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहा था और फिर उसने भी सोमनाथ की तरफ देखा और कहा कि तुमने भी मेरे पापा की बेइज्जती की है ना। सोमनाथ कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप से खड़ा रहता है और इतने में ही रुद्र ने फिर से अशोक के पेट पर एक जोरदार लात मारना शुरू कर दिया था। उसे इतना ज़्यादा मारा था कि उसके खून भी आने लगा था। उसने फिर से उसका कॉलर पकड़कर दूसरी तरफ लगाया और खींचकर एक चांटा उसके मुंह पर फिर से जड़ दिया और फिर नील की तरफ देखकर बोलता है कि बना वीडियो इसका अभी के अभी। नील ने भी अपना मोबाइल निकाला और फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। संजय बोलता है कि नील ये तुम क्या कर रहे हो, रुको, तुम छोड़ो अशोक को, छोड़ो इसे, अशोक को छोड़ दो नहीं तो इसके चोट लग जाएगी। लेकिन रुद्र भी मान नहीं रहा था, जबकि उसे कमरे के अंदर की बात पता भी नहीं थी कि आखिर अंदर हुआ क्या है। वो तो बस अपनी ही धुन में अशोक को मारे जा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से उसके पापा अशोक के साथ खड़े हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो एकदम से समझ गया था कि अशोक ने जरूर उसके पापा को बेइज्जत किया है। रुद्र भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और संजय की बात तो उसने एक बार भी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे संजय की आवाज़ तो रुद्र के कान में जा ही नहीं रही है। ये नज़ारा देखकर सोमनाथ ने तो अपना सलाइवा गटक लिया था और सोमनाथ भी थोड़ा सा आगे आया और रुद्र को अशोक से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल नील ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल संजय को पकड़ाया और बोला कि पापा, अगर ये वीडियो नहीं बनी ना तो फिर मैं सुसाइड कर लूँगा। आप मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे, अच्छे से इस वीडियो को बनाना, अगर एक भी कमी आई ना तो फिर मैं सुसाइड कर लूँगा। संजय काफ़ी ज़्यादा हैरानी से अपने दोनों ही बेटे को देख रहा था और नील बोलता है कि मैं सच कर रहा हूँ पापा, अगर ये वीडियो नहीं बनी ना तो फिर डेफिनेटली मैं सुसाइड कर लूँगा और आप जानते हो मैं जो कहता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ। पकड़िए मोबाइल और अच्छे से वीडियो बनाइए। संजय ने भी अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल पकड़ लिया और उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वहीं नील ने भी अब सबसे पहले सोमनाथ की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। सोमनाथ का चेहरा भी अब एक तरफ को हो गया था। फिर उसने सोमनाथ को जोर से धक्का दिया और बोलता है कि हमने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि हम नहीं जानते थे कि तुमने पापा के साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है, इसीलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन अब तो अच्छे से पता है कि अशोक ने क्या किया होगा, अब तो तुझे भी पता होगा, तो बेहतर यही होगा कि तुम बीच में ना पड़ो, समझे तुम। और अगर अब गलती से भी एक बार भी तुमने रुद्र और अशोक को छुड़ाने की कोशिश करी ना तो तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या करूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, समझे तुम। चुपचाप जाकर साइड में खड़े हो जाओ। इतना कहकर उसने संजय के हाथ से मोबाइल ले लिया और फिर से रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि रुद्र तू बिल्कुल भी मत रुक, जितना मार सकता है ना मार, इसे मार। इसने बाहर छोड़ दिया था ना हमने इसे, ये पापा को यहाँ पर बुलाकर पापा की इंसल्ट करने लगा। बहुत ही ज्यादा बदतमीज और गिरा हुआ इंसान है, इसे तो आज सबक सिखाना ही है। जितनी ताकत है तेरे अंदर इसके ऊपर सारी की सारी निकाल दे, लात घूंसे जितने बरसाने हैं बरसा दे इसके मुंह पर। रुद्र ने भी जब अशोक को तसल्ली से पीट लिया था तो फिर उसे भी हिलाता हुआ बोलता है कि अब बता अब क्या कर रहा था तू मेरे पापा के साथ, बता हमें जल्दी, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन अशोक इस हालत में नहीं था कि वो भी कुछ भी बता सके और तभी नील ने भी अपना फोन जेब में रखा और फिर सोमनाथ की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ बता जल्दी, मेरे पापा के साथ यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे तुम दोनों मेरे पापा के साथ, बताओ वरना तुम्हारी भी हालत इसके जैसी कर दूंगा, बता मुझे जल्दी। सोमनाथ ने भी डरते डरते कहा कि वो मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन अशोक ने तेरे पापा से अपने जूते साफ कराए हैं। यह सुनकर तो रुद्र और नील की आंखें हैरानी से फैल गई थी और दोनों की आंखों में फिर से गुस्सा उतर आता है। दोनों ने ही संजय की तरफ देखा तो संजय ने भी शर्मिंदगी के साथ अपनी दोनों ही नजरें नीचे झुका ली। नील ने भी दांत पीसते हुए कहा कि आपको तो मैं घर पर देखता हूँ, अभी के लिए आप यहाँ पर शांति से खड़े रहिए। फिर उसने अशोक की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है कि यही देखना चाहता है ना कि हमारे पापा को इंसल्ट कराने वालों की हम क्या हालत करते हैं, तो चल देख, तुझे दिखाता हूँ साले, कल ही एनिमल मूवी देखी है मैंने। इतना कहकर नील ने अशोक का कॉलर पकड़ लिया और फिर 2-4 पंच उसने भी उसके मुंह पर जोर से जड़ दिए। सोमनाथ धीरे से बोलता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, अब तो छोड़ दो अब अशोक को। रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं इसे, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं, हमारे पापा की इंसल्ट करने की कोशिश की है ना इसे, ना अब इसे मैं बताता हूं कि इंसल्ट कैसे होती है। इतना कहकर रुद्र अशोक को उस कमरे में खींचता हुआ सीधा कॉरिडोर में लेकर जाता हुआ बाहर हॉल में लेकर आ गया और वहीं हॉल में छोड़ दिया। उसने भी मंडप की तरफ देखा जो कि अभी सजा हुआ था। अगले ही पर रुद्र ने बार काउंटर पर रखी हुई बोतलें उठाई और फिर मंडप में छिड़कना शुरू कर दिया। वहीं नील भी रुद्र का पूरा साथ दे रहा था। संजय
संजय भागता हुआ बाहर आता है और बोलता है कि रुद्र रुद्र नील चुप हो जाओ तुम लोग, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो अशोक को, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो तुम, इन सब में इसके बेटे की कोई गलती नहीं, इसके बेटे ने क्या बिगाड़ा है, कुछ भी तो नहीं किया है इसके बेटे ने, छोड़ दो इसे, उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते हो तुम दोनों, छोड़ो इसे, हटो यहाँ से। रुद्र और नील दोनों के कान में तो जैसे जूं भी नहीं रेंग रही थी, वो तो संजय की बात ही नहीं सुन रहे थे। और वहीं सीढ़ियों पर एक दुल्हन अपना लहंगा संभालती हुई आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मंडप की तरफ देखा उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। वो मंडप की तरफ देखती ही रहती है और उसका पूरा मंडप पूरी तरह से खराब हो चुका था, पूरा मंडप इधर उधर बिखरा हुआ था। उसकी आंखों में भी काफी ज्यादा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था कि आज उसकी शादी होने वाली है और शादी से पहले ही उसके मंडप का ये हाल किसी ने बना दिया। और तभी नील ने भी माचिस की तीली जलाई और मंडप की तरफ फेंक दी। थोड़ी ही देर में मंडप पूरा धूं धूं करके जलने लगा था, पूरा धुआं धुआं वहां पर हो चुका था। तो वहीं संजय, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी, जबकि उसके दोनों ही बेटे काफी ज्यादा गुस्से में मंडप की तरफ ही देखे जा रहे थे। रुद्र ने एक नजर गुस्से में अशोक चौहान की तरफ देखा और काफी ज्यादा अकड़ के साथ बोलता है कि आज के बाद मेरे पापा को आंख उठाकर भी देखा ना तो इसी मंडप की तरह तुझे भी जला दूंगा, समझा तू, निकल यहाँ से। और फिर उसने सोमनाथ की तरफ देखते हुए कहा कि और तुम बहुत ज्यादा नज़ारे देखने के लिए आ रहे हो ना, बहुत ज्यादा नज़ारे देखने हैं ना, तुम्हें तो दूर रहना मेरे पापा से, वरना नज़ारे में दिखा दूंगा तुझे, समझा तू। वहीं सीढ़ियों पर खड़ी हुई दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए थे और मुंह खुला का खुला था उसका हैरानी की वजह से। उसने कितने सपने सजाए थे अपनी शादी के लिए, उसकी आंखों के सामने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नील खड़ा हुआ था। वो मन ही मन नील से बदला लेने के लिए ठान चुकी थी। वो खुद से बोलती है कि तुम जो कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो मैं बर्बाद करके रहूंगी, अपने एक एक आंसू का बदला लूंगी तुमसे। मंडप में सब अब आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुद्र और नील को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नील ने भी दादाजी की तरफ देखा और दादाजी अभी भी हैरानी से मंडप की तरफ ही देख रहे थे। वो आकर बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है तुम दोनों को। तो नील बोलता है कि दादाजी अपने बेटे को समझा लीजिए आप, अगर उनके दिल में कुछ भी है ना तो फिर हमसे आकर बात करें, हमसे बात कर सकते हैं, हमें आकर बता सकते हैं। अगर उन्हें किसी ने भी कुछ भी कहने की कोशिश की ना तो फिर ऐसे ही आग लगेगी, ऐसे ही जला दूंगा सबको और मैं लगाऊंगा आग। मुझे पता है कि मैं अपने पापा से प्यार करूं या नफरत करूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। नील ने भी काफी ज्यादा गुस्से में दादाजी की आंखों में देखा और फिर दादाजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नील तो इतना ज्यादा गुस्सा कभी भी नहीं करता था, नील को कभी भी इतना गुस्सा नहीं आता था। आज तो सब नील के गुस्से को देखकर डर गए थे। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या रुद्र और नील पता लगा पाएंगे कि आखिर संजय किस लिए इतना ज्यादा मजबूर है, किस लिए उसने संध्या को खुद से दूर किया है, क्या राज है आखिरकार, क्या छुपा रहा है अशोक चौहान जिसकी वजह से वो हर रोज करता है संजय को ब्लैकमेल। ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।